हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, जो कि अभी हाल ही में हुआ है पूरक परीक्षा। तो उसमें जो 10th के क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल इस ये क्वेश्चन आए हैं, मैं उसको लिख दिया हूँ। और इसके पैटर्न को समझिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न से आपके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, भले ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो बीच का दूरी ज्ञात कीजिए पक्का आएगा ही। यहाँ पे पॉइंट अलग अलग हो सकता है, नंबर्स अलग हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको पूरा अभी आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये है आपका क्लास 10 का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है सेक ए बराबर कोसेक बी, और बोलता है ए प्लस बी बराबर 90 अंश प्रूव करके दिखाइए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सेक ए को ऐसे ही रखता हूँ, कोसेक को लिख देता हूँ COS। कोसेक को मैं चेंज करके लिखता हूँ सेक 90 माइनस बी, क्योंकि क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इस वजह से, इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए, मैं तुलना करूंगा तो a बराबर मुझे मिल जाएगा 90 माइनस बी। सेक से चाहो तो ऐसे काट भी सकते हो, लेकिन नहीं करना है, ऐसे लिखना है हमको। यहाँ से a ले लिए, यहाँ से ये ले लिए, फिर माइनस बी को इधर ले जाओ, तो a प्लस बी बराबर 90 अंश। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल 3 लाइन में बन गया। देखो 1 2 3 लाइन में ये जो है वो बन गया, और ये हो गया आपका क्या, प्रूव्ड। ये हो गया आपका सिद्ध। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसको कैसे बनाएंगे। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को गुणनखंड के रूप में लिखिए तथा एक्स प्लस वाई से भाग दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैं लिखूंगा दिया गया बहुपद है। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये फॉर्मूला है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हो गया गुणनखंड का रूप। फिर उसके बाद है एक्स प्लस वाई से भाग देने पर ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये है x माइनस वाई, और x प्लस वाई से जब मैं इसको भाग दे दूंगा तो ये और ये हो जाएगा कैंसल, और हमको मिल जाएगा x माइनस वाई। इस तरीके से मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, ये तो 7वीं 8वीं का क्वेश्चन है, 10th बोर्ड में लिया जाता है ना। और ये पूरे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ तक से 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। तो मैंने 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया, फिर 4 नंबर और 5 नंबर का मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ऑब्जेक्टिव का भी चाहिए होगा वीडियो एक्सप्लेनेशन, तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, जो ज़्यादा बार आया होगा देख लीजिए, ये दिख रहा है मुझे 4 बार आया है 50 जो है। तो बिल्कुल 2 लाइन का आंसर है इसका। यहाँ 50 की 50 सबसे अधिकतम चार बार आया है, अतः बहुत क्या होगा, 50 होगा। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिए। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले हम मिटा लेते हैं इसको। बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपके बिल्कुल 10th बोर्ड के पैटर्न का ही क्वेश्चन है, और उसी क्वेश्चन में ही सप्ली का एग्ज़ाम हुआ है, और आपके भी बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, बिल्कुल तय है होना। तो यहाँ पे देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, जहाँ पे हमको निकालना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और इसको कैसे निकालते हैं, है ना। तो सिंपली मान के चलो, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस पर। जैसे कि कोई हमारे पास एक आरेख है, एक ग्राफ है, जिसको मैंने ऐसे ले लिया, कोई सरल रेखा का ग्राफ है ना, जहाँ पे कोई बिंदु है इस तरीके से R और S, जो कि ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक को थोड़ा बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ
हालांकि देखिए ये ऐसे बनेगा, ये इधर बनेगा ऋण की ओर, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ, मान लो बात अगर कोई बिंदु इस तरीके से है ना, यहाँ पे इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका x2 y2 है, ये तुम्हारा x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। ऑब्जेक्टिव में हमें सब पूछा जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो क्या होता है, 0 0 होता है। अब देखिए हमको तो इस बिंदु का निकालना है, सपोज मुझे अगर इसका दूरी निकालना हो तो इसको मैं ले लेता हूँ, चलो p, इसको ले लेता हूँ q, तो मैं ऐसे लिखूंगा pq, या फिर दूरी बराबर वर्गमूल लगा दूंगा ऐसे x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। अगर चलो आपसे गलती हो गया, अगर आपने रख दिया x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 पूरे का वर्ग और y1 माइनस y2 पूरे का वर्ग, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, है ना, बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब हमें जो बिंदु दिया हुआ है लिखेंगे, दिया है बिंदु R, ये है आपका 5 और 8, और S हमको दिया गया है 5 और ऋण 3, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ x1 बराबर 5, y1 बराबर 8, x2 बराबर 5 और y2 बराबर ऋण 3, इस तरीके से। फिर मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं लिखूंगा दूरी RS बराबर, सूत्र लगा दूंगा मैं x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग, सॉरी x1, और y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। फिर देखिए इसको कैसे हल करना है, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग है, y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग है। तो x2 क्या है आपका 5, x1 क्या है, ये भी 5 ही है पूरे का वर्ग, प्लस y2 क्या है ऋण 3, y1 क्या है ऋण 8 पूरे का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 0, और 8 और 3 11, ऋण 11 का वर्ग, ये हो जाएगा 121। अब चूंकि 121 11 का वर्ग होता है, तो मैं वर्ग और वर्गमूल को कर दूंगा कैंसिल, और मुझे मिल जाएगा इसका जो दूरी है वो मिल जाएगा 11 इकाई, ये मिल गया मुझे दूरी 11 का इकाई। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया है, ये निर्देशांक ज्यामिति से है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 10th के मैंने लगभग 50 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, ये चैप्टर मैंने पूरा कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और बिल्कुल 100% चांसेस है दूरी आने का, इसी के साथ ढाल और प्रवणता वगैरह निकालने का भी आता है क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका, मिटा लेते हैं, फिर बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे हमको चाहिए तृतीयानुपात। क्या होता है तृतीयानुपात, किस तरीके से निकालते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8xy और 4x² का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं सबसे पहले ऐसे लिखूंगा, माना तृतीयानुपात, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस पर लिखूंगा माना तृतीयानुपात। तृतीयानुपात जो है वो क्या है, कोई भी मान लेते हैं, जैसे कि मैं a है लिख देता हूँ, तृतीयानुपात a है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 8xy अनुपात 4x² अनुपात a। और जब मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, ये क्योंकि ये तीनों अनुपात हो गया, पहला दूसरा और तीसरा अनुपात। अब मैं जब इसको पूरे अच्छे तरीके से लिखूंगा तो 8xy अनुपात 4x²y, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा समानुपात 4x² अनुपात a। ये इस तरीके से डबल हो जाता है। अब समानुपात में बदल गए, अब इसको लिखो आप ऐसे 8xy बटे 4x² बराबर 4x² बटे में a। तो a का इधर तिरक गुणा कर दीजिए 4x² का इधर, तो a गुना 8xy 4x² गुना 4x²।
अब इस 8xy को नीचे ले आओ क्योंकि हमको मात्र a का मान चाहिए, तो 4x² y गुना 4x² y और पूरे के बटे में आ जाएगा 8xy। तो कैंसिल कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस तरीके से। फिर देखिए xy है ना, तो एक x इस x के साथ कैंसिल, एक y इस y के साथ कैंसिल, तो हमको ऐसे मिलेगा 2x और यहाँ पे मिल जाएगा x² y। तो ये घात जो है वो जुड़ जाएंगे, x की घात में 1 और x है ना, तो 2x की घात में 3y। इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों ये जो क्या है हमारा तृतीयानुपाती a का जो मान है वो बिल्कुल हमको ऐसा मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है समांतर श्रेणी, है ना, तो इधर ये बन जाएगा समांतर श्रेणी 2 ऋण 1 ऋण 4 ऋण 7 के 27 पदों तक का हमको योगफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन मैं लिखता हूं दिया है। प्रथम पद मानते हैं, तो पहला पद हमको दिया है 2, द्वितीय पद b बराबर दिया है ऋण 1। अब मैं लिखता हूं सर्वांतर, तो सर्वांतर बराबर होता है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद यानी कि b - a, और सर्वांतर को प्रदर्शित करते हैं हम d से, तो d बराबर b का मान है ऋण 1 ऋण 2, तो हमको मिल जाएगा ऋण 3। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब मुझे निकालना है n पदों का योगफल, तो यहाँ पे हमारा जो पदों की जो संख्या है n वो क्या है 27 है, 27 पदों तक का योगफल हमको निकालना है। तो सूत्र होगा n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो देखिए n का मान है 27, तो 27/2, 2 गुना a का मान 2 ही है तो 2, फिर 27 ऋण 1 और d का मान हमने निकाला है ऋण 3। इस तरीके से आ जाएगा ये, मैं लिख दूंगा 27/2, 2 दूनी 4 धन 27 में 1 घटा दो तो 26 गुना ऋण 3, इस तरीके से। तो 27/2 4 धन 3 6 का 18। सबसे पहले देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 6 का 18 का 8 और 3 18 का 8 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इस तरीके से। फिर घटा दीजिए आप, तो 27/2 और यहाँ पे देखिए ऋण 78 बड़ा संख्या है तो ऋण, और 8 में 4 घटाएंगे तो 4 74 आ जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, और इस तरीके से हमको मिल जाएगा 27 गुना ऋण 37, बिल्कुल गुना कर दीजिए आसानी से आप, 37 7 49 का 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14 और 4 18। फिर है 3 सत्ते 21 का 1 हासिल आया 2 और हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, और ये रहेगा ऋण, तो ऋण 999 इसके n पदों का योगफल आएगा। तो समांतर श्रेणी के मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं, नहीं देखे हैं तो 10th क्लास के अब प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारे इस पर वीडियो पूरे डिटेल में बनाए हुए हैं कि किस तरीके से n पदों का योगफल ये सब निकालते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो मैंने अभी बताया है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूँ ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। 10th बोर्ड के हिसाब से बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हम बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 8 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखा गया हो। तो लंबा चौड़ा और ऊंचा यानी कि एक घनाभ के जैसा दिखाई दे रहा है ना, और इसी घनाभ में हमको उसको रखना है और उसी की लंबाई हमको निकालना है। तो विकर्ण है ना, घनाभ के विकर्ण की लंबाई मान के चलो, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, मैं लिखता हूँ दिया है लंबाई यानी कि L हमको दिया है 8 मीटर,
चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि बी हमको दिया है, ये भी 8 मीटर ही मान के चलो दिया हुआ है, तो एल बी एच ऊंचाई जो है हमको दिया है 4 मीटर। अब हमको निकालना है बड़े से बड़े खंभे की लंबाई, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे घनाभ के विकर्ण की लंबाई, मैं ये लगाऊंगा सूत्र लंबाई वाला और आंसर आ जाएगा, ये होता है वर्गमूल एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर आप इसको ए बी सी मानो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एल का मान क्या है 8, 8 का वर्ग, बी का मान भी 8 है, 8 का वर्ग, सी का मान 4 है, एच का मान 4 है, सॉरी, तो एच 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 8 8 64, 8 8 64 और 4 4 16, जोड़ दीजिए इसको आप, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 4 8, 6 और 6 12, और इस 16 को भी जोड़ दीजिए इसी के साथ, तो ये हो जाएगा 6 8 से 14 का 4 हासिल है 1 1 2, ये हो जाएगा 4, और ये 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, तो वर्ग और वर्गमूल कर जाएगा, और 12 मीटर लंबा मैं बड़ा सा बड़ा खंभा वहाँ रख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अतः उस बड़े से बड़े खंभे की जो लंबाई है वो कितना है, 12 मीटर है, ऐसे लिखिएगा पूरा डिटेल में इसको। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छे और डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन हैं और बहुत ही सिंपल भी है, लेकिन बनाने से पहले सोचना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बन जाएगा ये। तो सिद्ध कीजिए कि 3n धन 7 पूरे का वर्ग 3n ऋण 7 पूरे के वर्ग का गुणनखंड 12 है, यानी कि गुणनखंड 12 आता है कि नहीं, हम ये निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है, से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ही हैं ऐसे ही उस चैप्टर में जो पूछे जाते हैं बार बार। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया है 3n धन 7 पूरे का वर्ग ऋण 3n ऋण 7 पूरे का वर्ग, ठीक है। ये हमको दिख कैसे रहे, देखो a का वर्ग और b का वर्ग, सॉरी नहीं कर सकते क्योंकि ये, हाँ कर सकते हैं, a और b अलग अलग है, हो जाएगा माइनस b का वर्ग, ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो इस तरीके से मैं लिख दूंगा यहाँ पे बराबर करके, यहाँ से ये हो जाएगा 3n धन 7 धन 3n ऋण 7, ये हो गया आपका क्या, a प्लस बी, फिर मैं लिखूंगा a माइनस ए बी, 3n धन 7 ऋण 3n ऋण 7, और मैं डबल ब्रैकेट लगाऊं क्योंकि माइनस के अंदर गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए धन 7 और ऋण 7 कैंसिल, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6n हमको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 3n धन 7 ऋण अंदर गुना होगा तो ऋण 3n, और ये हो जाएगा आपका ऋण और ऋण धन, इस तरीके से, तो 6n, 3 और 3 6n हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 7 और 7 14, तो हमको देखो यहाँ पे मिला है 6n गुना 14, तो 14 पंचे 70, 14 6 का 84, तो 84 n, तो 12 सत्ते 84 होता है, यानी कि 12 गुना 7n। देखो अतः सिद्ध होता है कि इसका गुणनखंड क्या है, 12 है, अतः सिद्ध होता है कि यहाँ पे जो हमको दिया हुआ था एक पद जिसका गुणनखंड क्या है, 12 है, जहाँ पे n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में हम ऐसे लिखते हैं n बिलोंग टू n, इस तरीके से, है ना। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है हमारा 10 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहीं से उसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, कभी भी इस पैटर्न को आगे पीछे नहीं किया जाता है। 10 बोर्ड में बहुत ही आसान है अच्छे नंबर लाने का, अच्छा खासा परसेंटेज आप बना सकते हो इस पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, देखिए क्या दिया हुआ है, 105 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में 3 भागों में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। 3 भाग करेंगे तो मान के चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दिया है अनुपात, हमको क्या क्या अनुपात दिया है, 5:7:9, और हमको दिया है रेखाखंड की लंबाई
क्या है 105 सेंटीमीटर। मैं मान के चलूंगा कि माना प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है 5x 7x व 9x है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 5x धन 7x धन 9x, तीनों का लंबाई का जो योग बराबर होगा किसके 105 के। जोड़ दो इसको, 9 और 7 16 और 16 और 5 हो जाएगा 21। x बराबर 105, 21 का तिर्यक गुणा करा दो तो x बराबर 105 बटे 21। चाहो तो एक ही बार में कर जाएगा ये, या तो सिंपल ही काटो, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, यानी कि x बराबर मिल जाएगा 5। अतः है ना, रेखाखंड के भागों की लंबाई ऐसे लिखिएगा पूरा, रेखाखंड के भागों की लंबाई, क्या क्या लंबाई है 5x माने हैं, यानी कि 5 गुना 5 25 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने मानना है 7x, यानी कि 7 गुना 5, 7 पंचे 35 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है 9x, यानी कि 9 गुना 5, 9 पंचे 45 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ के देख लिए, 5 10 15 का 5, हाँ सीधा 1 2 3 3 6 4 10, 105 आता है देखिए टोटल। तो इस तरीके से एक रेखाखंड को इतने अनुपात में बांटा गया था और टोटल इतना इतना जो सेंटीमीटर है हमको हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा कि ये आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहा, और हमें भी कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।